हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स में हम लोग मोस्टली सारी क्रॉप्स को डिस्कस कर चुके हैं पिछले। आज हम लोग जो है पेरेनियल कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। मींस अभी तक जितनी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो एनुअल नेचर की हैं, है ना, एक वर्षीय हैं। अब कुछ ऐसी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जो पेरेनियल नेचर की हैं। इस वीडियो में हम लोग उनका डिस्कस करेंगे, मतलब बहुवर्षीय हैं। मीन्स एक बार अगर आप उनका प्लांटेशन कर देते हैं उन क्रॉप्स का, तो फिर आप लगातार 2 साल 3 साल तक आप उसकी ईल्ड ले सकते हैं। 3 से 4 साल तक भी आप उसकी ईल्ड ले सकते हैं। तो ऐसी ही जो है बहुवर्षीय जो कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल हैं उसमें जो है 3 वेजिटेबल्स आती हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में शुरुआत में, अगर आप लोगों को याद हो तो, डिस्कस किया था, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने समझा था कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स का। तो उसमें 3 वेजिटेबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो पेरेनियल नेचर की हैं। तो उसमें एक है पॉइंटेड गार्ड जिसको बोलते हैं परवल, दूसरी है ईवी गार्ड जिसको बोलते हैं कुंदरू, और तीसरी है चायोट चोचो, है ना। ये 3 जो है वेजिटेबल हैं जो कि पेरेनियल नेचर की हैं, और पेरेनियल होने के साथ साथ ये डायोशियस भी हैं, है ना। पेरेनियल बहुवर्षीय तो हैं ही, साथ ही साथ डायोशियस भी हैं। तो डायोशियस का मतलब कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। मीन्स एक प्लांट पर फीमेल फ्लावर आते हैं और एक प्लांट पर मेल फ्लावर आते हैं। तो आज हम लोग पहली पेरेनियल कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप को डिस्कस करेंगे, पॉइंटेड गार्ड यानी परवल के बारे में, कि कैसे इसकी खेती या इसका कल्टीवेशन किया जाता है। पॉइंटेड गार्ड जो बिलोंग करता है वो कॉमनली इसको पॉइंटेड गार्ड कहते हैं परवल को इंग्लिश में, और बॉटेनिकली इसको बोलते हैं ट्राइकोसेंथिस डायोका, और फैमिली इसकी कुकुरबिटेसी है। क्रोमोसोम नंबर इसका 22 है, और ओरिजिन है इसका इंडो मलेशिया, है ना। इंडो मलेशिया यानी साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है वो इंडो मलेशिया वाला रीजन कहलाता है। तो इंडो मलेशिया या साउथ ईस्ट एशिया इसका जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पॉइंटेड गार्ड और परवल इज ए ट्रॉपिकल पेरेनियल एंड डायोशियस वेजिटेबल, या डायोशियस कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल भी कह सकते हैं, कि ये एक ट्रॉपिकल रीजन की जो है वेजिटेबल है जो कि बहुवर्षीय है और डायोशियस है। इसका जो फ्रूट होता है, इसको किस लिए ग्रो करते हैं? इसके फ्रूट के लिए। और फ्रूट कैसा होता है? इसका फल जो होता है यानी परवल, जो फ्रूट जो होता है परवल, वो कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है। परवल का जो शेप है आप लोग देखे ही हैं, तो परवल के जिस शेप का जो परवल होता है उसको स्पिंडल शेप बोलते हैं, है ना। बीच में थोड़ा सा मोटा और दोनों तरफ दोनों एंड पर जो है टैपरिंग होता है ना। तो ऐसे शेप वाले फ्रूट को हम स्पिंडल बोलते हैं। तो स्पिंडल शेप्ड फ्रूट होता है, नियरली राउंड, कभी कभी थोड़ा काफ़ी राउंड भी होता है, राउंड से लेके लंबे दोनों ही तरह के शेप में आता है, मतलब लंबा भी होता है और राउंड, प्योर राउंड भी होता है। और साइज जो होता है छोटा, मतलब 5 से 15 सेंटीमीटर तक होता है ना। जो देसी परवल होते हैं वो मतलब जो लोकल वेराइटीज़ होती हैं वो 5 सेंटीमीटर तक मिनिमम जो उसकी फ्रूट की लेंथ होती है, और मैक्सिमम जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं वो 15 सेंटीमीटर तक लंबे परवल होते हैं। फ्रूट ग्रीन कलर का होता है, और कभी कभी आप देखते हैं लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन की धारी होती है, स्ट्रिप्स होती हैं। अदरवाइज़ कभी कभी प्योर सिर्फ ग्रीन होता है। तो स्ट्रिप्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये एक ऐसी वेजिटेबल है जिसका कल्टीवेशन इंडिया, बांग्लादेश, इस कंट्री इंडिया और बांग्लादेश में ज़्यादा कल्टीवेशन इसका किया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर इसका कल्टीवेशन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में इसकी खेती जो है की जाती है। अगर इसकी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विटामिन ए और विटामिन सी इसमें पाया जाता है, और आयरन और प्रोटीन, है ना। और इसमें प्रॉपर्टी होती है कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कम करने की। ये सभी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ब्लड जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ब्लड के शुगर लेवल को ये जो है कम करता है। तो ये तो हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था कि जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल हैं वो इन दोनों चीज़ों को लेकर के स्पेशल प्रॉपर्टी रखती हैं।
और इसको खाया कैसे जाता है, इसको अलग अलग तरीके से इसकी रेसिपी बनाई जाती है ना। इसके फ्रूट को कुक किया जाता है, या तो प्योर इसके फ्रूट को खाया जाता है, या दूसरी वेजिटेबल्स के साथ मिला करके भी, जैसे आलू वगैरह के साथ मिला के इसकी सब्जी बनाते हैं। कहीं कहीं पर इसका सूप भी बनाया जाता है, या बॉयल स्टीव भाप में पका करके भी किया जाता है, या फिर करी सब्जी वगैरह बना के, या कभी कभी मिठाई वगैरह बनाते हैं पिकल। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से इसकी रेसिपी बनाई जाती है। अब इसकी कौन सी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं जिनका कल्टीवेशन किया जाता है, तो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से जो वैरायटी रिलीज्ड है, पॉपुलर वैरायटी हैं परवल की, जैसे फैज़ाबाद परवल 1, फैज़ाबाद परवल 3 और फैज़ाबाद परवल 4। ये चारों वैरायटी नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी की वैरायटी हैं, और जो है पॉपुलर वैरायटी हैं इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। उसके अलावा स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, ये भी जो है हॉर्टिकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री रांची, वहाँ से रिलीज्ड वैरायटी है। उसी तरह राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार, वहाँ की वैरायटी है राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2। तो ये कुछ पॉपुलर वैरायटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा इस पर वर्क नहीं हुआ है, ब्रीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा इसकी वैरायटीज़ नहीं रिलीज्ड हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पर काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं वो यही हैं, तो आपको इनको याद रखना है। अब चलिए कल्टीवेशन इसकी प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि इसको किस तरह की क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन चाहिए। तो परवल के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट की खासियत क्या होती है, वार्म और हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। तो हॉट या वार्म हो, साथ ही ह्यूमिड क्लाइमेट हो, तो वो इसके लिए एकदम फेवरेबल है। पाला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होना चाहिए, खास तौर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ पौधा एकदम मुरझा जाता है, मतलब उसको चिलिंग इंजरी हो जाती है। साथ ही साथ ये वाटर लॉगिंग को टॉलरेट नहीं कर सकता। सॉइल में नमी होनी चाहिए, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। तो ठंड में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, मीन्स पत्ते वत्ते गिर जाते हैं, आपको सिर्फ उसकी ब्रांचेस दिखेंगी विदाउट एनी लीफ, आपको लगेगा कि पौधा सूख गया, पर ऐसा नहीं होता। जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है तो नई ग्रोथ जो है शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहेगा तो चिलिंग इंजरी से पौधा मर भी जाता है। सॉइल कंडीशन इसको जो चाहिए वो फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड यानी जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सैंडी लोम नेचर की होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना। और सेलाइन, एल्कलाइन या सोडिक सॉइल इसकी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, मींस न्यूट्रल पीएच की सॉइल जो है होनी चाहिए। और रिवर बेड में जब इसका कल्टीवेशन किया जाता है तो वहाँ पर एनुअल क्रॉप के तौर पे किया जाता है। वैसे ये है पेरिनियल, लेकिन एनुअल क्रॉप के तौर पर किया जाता है, उसके बाद प्लांट को रिप्लेस कर दिया जाता है हर साल। लेकिन जैसे आप फील्ड में कर रहे हैं तो एक बार आपने प्लांटेशन कर दिया तो आप उसकी फसल कई सालों तक ले सकते हैं। प्रोपोगेशन जो इसका किया जाता है, देखिए जितनी अभी तक हम लोगों ने जितनी कुकुबिटेशियस वेजिटेबल पढ़ा, जैसे कुकुम्बर है, मस्क मिलन, वाटर मिलन, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, रिज गार्ड, स्पंज गार्ड, जितनी भी हम लोगों ने वेजिटेबल अभी तक पढ़ा, ये सब एनुअल थी, ये मोनोशियस थी ज़्यादातर, है ना, मोनोशियस या एंडोमोनोशियस थी। और दूसरा सीड से प्रोपोगेटेड होती थी, यानी सेक्सुअली प्रोपोगेट होती थी। अब जो वेजिटेबल हम लोग पढ़ रहे हैं ये पेरेनियल है, डायोशियस है, और सीड से प्रोपोगेट, इनका कमर्शियल प्रोपोगेशन सीड से ना करके इसको वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है ना, बीज से नहीं बल्कि वेजिटेटिवली, यानी सीड से भी कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियली व्यावसायिक स्तर पे जब आप उत्पादन करेंगे तो आप इसकी वेजिटेटिव मेथड से ही प्रोपोगेशन करेंगे। और वेजिटेटिव मेथड कौन सा है, वाइन कटिंग या स्टेम कटिंग, क्योंकि इसमें लताएं होती हैं, इसकी तना जो होता है वो लता के फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाइन कटिंग। तो इसकी तने या स्टेम की जो है वाइन की कटिंग्स लगती हैं, या जो है इसकी रूट सकर्स ये प्रोड्यूस करता है। पॉइंटेड गार्ड में रूट सकर्स आते हैं, यानी जहाँ पर इस पौधे की जड़ होगी वहीं पे देखेंगे नए नए पौधे साइड से अंडरग्राउंड से आते रहते हैं, उनको रूट सकर्स बोलते हैं। तो उन रूट सकर्स को अलग करके प्लांट कर दीजिए, तब भी नया पौधा तैयार हो जाता है, या पौधे की कटिंग आप लगा सकते हैं, स्टेम की कटिंग लगा सकते हैं। तो सीड प्रोपोगेशन को जनरली अवॉइड किया जाता है कि बीज के माध्यम से प्रोपोगेशन नहीं किया जाए, बिकॉज जर्मिनेशन इज़ पुअर, है ना, पुअर जर्मिनेशन होता है। और 50% और अच्छा जर्मिनेशन तो पुअर होता ही है, साथ ही डायोशियस नेचर का है। तो डायोशियस मतलब क्या हुआ, डायोशियस अभी हम लोगों ने बात की कि
मतलब जो है मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग, यानी मेल फ्लावर वाले प्लांट अलग, फीमेल फ्लावर वाले प्लांट अलग। और फ्रूट किस पर आएगा? जो फीमेल प्लांट होगा, क्योंकि जिसमें फीमेल फ्लावर आएंगे उसी प्लांट में फ्रूटिंग होगी, मेल फ्लावर वाले प्लांट में फ्रूटिंग नहीं होती। तो इसीलिए परवल के जो बीज होते हैं उन बीज से अगर परवल को आप प्रोपोगेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये श्योर नहीं होगा कि इनमें से कौन से बीज हैं जो फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे और कौन से बीज हैं जो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। तो बीज में लगभग 50% बीज जो है मेल प्लांट होते हैं, जिनमें कि जो कि नॉन बियरिंग होते हैं, नॉन बियरिंग मतलब जिनमें फल नहीं आने हैं, और 50% बीज जो ऐसे होंगे जिनमें कि फल आने होते हैं, यानी वो फीमेल प्लांट होंगे। तो ये उस बीज के लेवल पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो इसलिए भी सीड से प्रोपोगेशन जो है अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज पता चला आपने मान लीजिए बीज से आपने प्रोपोगेट किया है ना, आपने उसको खूब तैयारी की और उस पौधा बड़ा हुआ और अल्टीमेटली आपने देखा कि उसमें तो मेल फ्लावर आ रहे हैं, मतलब मेल प्लांट है वो, तो वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, आपका समय और पैसा और मेहनत सब कुछ बर्बाद होगी। तो जनरली सीड से प्रोपोगेशन अवॉइड किया जाता है। और वैसे भी सीड से प्रोपोगेट करेंगे तो फूल आने में, मतलब पौधे को मैच्योरिटी, मतलब उसी साल फल नहीं आपको मिलेगा, आपको लगभग 2 साल बाद पौधा मैच्योर होता है। तो इन सब कारणों की वजह से बीज द्वारा इसके प्रोपोगेशन को अवॉइड किया जाता है। इसका जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो वाइन कटिंग से किया जाता है या रूट सकर से किया जाता है। तो अब कटिंग कैसे तैयार करेंगे? जो वाइन या स्टेम कटिंग है वो लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी कटिंग्स बनाएंगे, और किस महीने में? अक्टूबर में, मतलब जब पौधा डॉर्मेंसी में जाने वाला हो या फ्रूटिंग पीरियड उसका ओवर हो गया। देखो परवल का जो फ्रूटिंग टाइम होता है वो मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है और अक्टूबर तक चलता रहता है। अगर ठंड का मौसम ना हो तो साल भर फ्रूटिंग होती रहती है परवल में। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर बात किया जाए तो वहाँ पर क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है तो पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है ना। तो नवंबर से ऑनवर्ड, नवंबर टू जनवरी आप देखेंगे कि फ्रूटिंग नहीं होती है, पौधा डॉर्मेंसी में रहता है। और उधर फिर स्प्रिंग सीजन यानी फरवरी मार्च से उसके बाद फिर से नए पत्ते और फ्लावरिंग शुरू होती है और अक्टूबर तक फल आते रहते हैं। तो जब तक फ्रूटिंग हो रही होती है तब तक तो आपको जो है इसकी कटिंग नहीं लेनी है। जब पौधा डॉर्मेंसी में जाने हो, मतलब फ्रूटिंग टाइम उसका ओवर होने वाला हो, तब जो है कटिंग्स जो है हम पौधे से लेते हैं 60-60 सेंटीमीटर। और कटिंग कैसे लेते हैं ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में फर्स्ट सेमेस्टर में देखा है कि स्टेम कटिंग कैसे तैयार की जाती है, तो वो आप लोगों को पता है। और कटिंग जो जैसे 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो उसमें लगभग 8 से 10 नोड होनी चाहिए, क्योंकि दूर दूर पर नोड होती है तो 8 से 10 नोड मिनिमम होनी चाहिए। और कटिंग्स की जो लीव अगर थोड़ी बहुत है तो वो भी सब रिमूव कर देनी चाहिए। वैसे पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है तो पत्तियाँ नहीं रह जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर पत्तियाँ हों तो उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि पत्ती से जैसे ही पौधे को कटिंग आप काटते हैं तो पत्तियाँ अगर उस पर रहेंगी तो पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, वाटर लॉस होता रहेगा। तो कटिंग से भी जो स्टेम है या वाइन की कटिंग है उससे भी वाटर लॉस होगा, तो कटिंग के जो है स्प्राउट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पत्तियां आपको पूरी रिमूव कर देना है। उसके बाद कटिंग को आप डायरेक्टली फील्ड में भी प्लांट कर सकते हैं, और अगर पहले नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आप कटिंग को नर्सरी में लगा के वहाँ पे जब स्प्राउटिंग हो जाए तब उस प्लांट को आप फील्ड में लगा सकते हैं, या कटिंग डायरेक्टली फील्ड में लगा सकते हैं। लेकिन कटिंग डायरेक्टली फील्ड में लगाने में मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है ना, कुछ कटिंग चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं। लेकिन जब आप नर्सरी में करते हैं प्रोटेक्टेड कंडीशन में तो 100% जो कटिंग्स हैं आपकी वो चलती हैं। फिर जैसे ही कटिंग्स में रूट आ जाए, जड़ आ जाए, अगर नर्सरी आप कर रहे हैं तो जैसे ही कटिंग्स में जड़ आ जाए तो आप उसको फरवरी मार्च में आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए, क्योंकि फरवरी मार्च से पौधा नई ग्रोथ शुरू करता है तो कटिंग्स और तेज़ी से ग्रो करती है, तो फरवरी मार्च में आप उसको फील्ड में प्लांट कर दीजिए। और अगर रूट सकर से प्रोपोगेशन कर रहे हैं, मतलब जो जहाँ पर पौधे की जड़ है वहाँ से अगर जो छोटे पौधे निकल के आ रहे हैं वो रूट सकर से, अगर वहाँ से उससे रूट सकर से जो है प्रोपोगेट कर रहे हैं तो उन रूट सकर्स को जो है आप उखाड़ लीजिए अक्टूबर के महीने में, है ना, और उसको प्लांट कर दीजिए। पर ये ऐसा हिल्स में, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर रूट सकर से प्रोपोगेट किया जाता है। अब जो प्लांटिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, तो उनको फ्लैट बेड में पॉइंटेड गार्ड, जो इसके जो प्लांट हैं रूटेड कटिंग्स हैं उनको फ्लैट बेड्स में प्लांट करेंगे। और क्योंकि इसको ट्रेन कराना होता है, मतलब पौधा क्लाइंबर है ना, तो जैसे दूसरे कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स हैं वैसे ही जो है परवल भी ये क्लाइंबिंग प्लांट है, तो इसको भी जो है बिल्कुल वैसे जैसे हम लोगों ने बिटर गार्ड या बॉटल गार्ड के लिए पढ़ा था, ये बोवर बना करके, है ना, पंडाल बना करके
उसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह परवल के लिए भी, पॉइंटेड गार्ड के लिए भी पहले कटिंग्स को फ्लैट बेड में लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो है एक बोवर बनाते हैं, जाल छतनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाते हैं, 1.5 से 2 मीटर ऊंचा जो है पंडाल बनाते हैं। और उसी पर पौधों को जैसे जैसे पौधा ग्रो करता जाता है, क्लाइम करता जाता है, फिर उसकी जो साइड ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस को उसके ऊपर ट्रेन करा देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है इसका जो है प्लांट किया जाता है। तो इसीलिए इसको फ्लैट बेड में प्लांट करते हैं। और प्लांटिंग के टाइम पर जो है, क्योंकि ये डायोशियस पौधा है ना, आपके पास आप जिस पौधे से कटिंग लेंगे वो फीमेल प्लांट की ही कटिंग होगी, मेल प्लांट की तो होगी नहीं। तो फीमेल प्लांट की ही जब सारी कटिंग्स होंगी तो पॉलिनेशन के लिए कुछ मेल प्लांट्स भी तो चाहिए होंगे। तो बीच बीच में आपको लगभग 10 से 15% जो है मेल प्लांट की भी कटिंग्स जो है वो लगानी पड़ेगी, ताकि जितने भी आपने फीमेल प्लांट्स लगाए हैं उनमें जो है पॉलिनेशन हो और प्रॉपर फ्रूट सेट हो, है ना। जैसे मान लीजिए 100 पौधे आपने लगाए, तो 100 में से 10 या 15 पौधे बीच बीच में आपके मेल प्लांट के भी होने चाहिए, क्योंकि ये डायोशियस है। तो 10-15 पौधे रहेंगे तो वो सफिशिएंट पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे हर जितनी भी फीमेल प्लांट हैं, या मतलब जितने भी प्लांट हैं उनके फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए। और ये जो स्पेसिंग रखेंगे वो 1.5 से 2 मीटर रखेंगे बिटवीन, मतलब रो टू रो भी और प्लांट टू प्लांट भी 1.5 से 2 मीटर जो है वो स्पेसिंग रखेंगे। मैन्योर फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही आप FYM अप्लाई करेंगे 20 से 25 टन पर हेक्टेयर। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो नाइट्रोजन 60 to 80 kg नाइट्रोजन, 40 kg फॉस्फोरस और 40 से 50 kg पोटाश, ये अप्लाई करेंगे। जिसमें से कि फॉस्फोरस पोटाश, जैसे कि सभी हम लोगों ने कुकुरबिटेशियस में पढ़ा है कि पोटाश और फॉस्फोरस पूरा का पूरा फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही अप्लाई कर देंगे, है ना। और जो नाइट्रोजन है उसको जो है 1/3 या 50% जो डोज इसकी फील्ड प्रिपरेशन के दौरान, और बाकी जो है 45 से 60 दिन के बाद, प्लांटेशन के बाद जो है हम अप्लाई करेंगे। इरिगेशन की अगर बात की जाए तो इरिगेशन जो है इसको जल्दी जल्दी करना होता है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा करना होता है, पर जल्दी करना होता है, जल्दी करना चाहिए, फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, है ना, ताकि ड्राई स्टेज में नहीं, क्योंकि शुरुआत में तो ज़रूर फ्रीक्वेंटली करिए ताकि पौधे जो आपने रूटेड कटिंग्स लगाई हैं फील्ड में वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए। जब एक बार पौधा लग जाता है तो फिर आप एक रेगुलर इंटरवल पे सिंचाई करिए, लेकिन अर्ली स्टेज में जब आप पौधा लगाए हैं तो आपको जो है जल्दी और थोड़ा थोड़ा इरीगेशन करना होता है। फ्लावरिंग और फ्रूट सेट जब हो रहा हो तब तो इरिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। और इरिगेशन जैसे सीज़न वाइज अगर देखा जाए तो अगर विंटर का टाइम है तो 20 दिन के इंटरवल पर आप इरिगेट करिए, ताकि अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है आपके यहाँ तो आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इरिगेशन ज़रूर कर दीजिए। तो पौधा ठंड में अगर इरिगेशन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या पाला पड़ता है, तो इरिगेशन करने से क्या होता है, पौधा चिलिंग इंजरी से बच जाता है, मरने से बच जाता है ना। तो विंटर्स में 20 दिन का इंटरवल पे आप इरिगेट करिए, और समर्स में आप 10-10 दिन के इंटरवल पे आप इरिगेशन कर सकते हैं, करना चाहिए। रेनी सीजन में कोई ज़रूरत नहीं है, अगर सॉइल में सफिशिएंट मॉइस्चर है तो इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीडिंग जैसे दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में कि इनिशियल स्टेजेस में, मतलब जब तक बोवर पर पौधा पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाता, छा नहीं जाता, जब तक कि ज़मीन पर पौधों के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ तक जब तक धूप आती है तब तक वीड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआत के दिनों में वीड होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उसको अर्ली स्टेज में ही रिमूव कर दीजिए। फिर उसके बाद आगे की टाइम पे वीड की, मतलब जैसे जैसे पौधा ग्रो कर जाता है, बोवर पे ट्रेन हो जाता है, तो फिर वीड की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि नीचे बोवर पे जब आप एक बार पौधे को ट्रेन कर देते हैं तो फिर धूप जो है ज़मीन पर नहीं आ पाती है और फिर वहाँ पर वीड जो है नहीं ग्रो करता है। तो वीड की प्रॉब्लम बाद के समय में जो है वो ख़त्म हो जाती है जैसे जैसे पौधा ग्रो हो जाता है ना। उसके बाद ट्रेनिंग, मतलब पौधे को ट्रेन कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि पंडाल या बोवर जो बनाया जाता है, कि जो पॉइंटेड गार्ड है उसको जो है जहाँ जहाँ पर आपने पौधा लगाया वहाँ पर स्टेकिंग, मतलब जो है पिलर्स बना करके, चाहे वो वुडन पिलर हो चाहे वो आयरन पिलर्स हो, आप वो बना करके और सारे पिलर्स में ऊपर नेट का जो है आप वायर नेट का एक जाल बनाइए 1.5 से 2 मीटर ऊंचाई पर, छतनुमा स्ट्रक्चर जिसको पंडाल टाइप बोलते हैं, और उस पर जो है वाइन को ट्रेन करा देते हैं, है ना।
तो ट्रेनिंग से कई चीज़ें फ़ायदे होते हैं कि फ्रूट सबसे पहली बात तो फ्रूट ज़मीन में नहीं टच करेगा, है ना, ट्रेन रहेगा तो वो फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरा, हार्वेस्टिंग ऑपरेशन आसानी से रहेगा, हार्वेस्टिंग ईजिली हो जाएगी, वीडिंग कर सकते हैं, किसी तरह का केमिकल स्प्रे करना है, बहुत सारी जितने भी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो आसानी से हो जाती है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है, द वाइन्स आर ट्रेन्ड ऑन बोवर ट्रेलिस अप टू द हाइट ऑफ 1.5 मीटर तक, मतलब 1.5 मीटर की हाइट तक आप इसको जो है जो बोअर बनाएंगे वो 1.5 मीटर की हाइट का होना चाहिए। हार्वेस्टिंग का जो टाइम है फ्रूट का, तो फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पर, है ना। हर जगह एक ही तरह से नहीं, जहाँ पर जैसे जो रीजन ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर फरवरी से ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है ना। तो जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह या जितने कोस्टल एरियाज़ हैं या साउथ का एरिया है जहाँ पर, तो वहाँ पर फरवरी में ही जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर तक चलती रहती है। साउथ में तो अक्टूबर के बाद भी चलती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है ना। और ऐसा नहीं है कि एक बार फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावर आते रहते हैं, कई फ्लश में फ्लावर आते हैं और फ्रूटिंग भी लगातार होती रहती है। तो आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लगातार मार्केट में आपको इसका फल मतलब परवल जो है वो अवेलेबल रहेगा। और जो फ्रूट होता है उसको हार्वेस्ट करने का, उसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, तो वो ग्रीन हो और टेंडर हो, मतलब जो है मुलायम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, हार्ड ना हो गया हो, बीज बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो गया हो, तब हम फ्रूट को जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसका जो टाइम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे, तो 10 जैसे फूल में जैसे पॉलिनेशन हो गया है, फ्रूट सेट हो गया है, तो उस दिन से 10 से 15 दिन बाद फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और अगर प्लांटिंग टाइम से कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90 दिन बाद जो है फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। हार्वेस्टिंग इज़ डन एट 2 to 3 days इंटरवल एंड कॉन्टीन्यूज़ फॉर 3 to 4 month, है ना। तो 2 से 3 दिन के इंटरवल पे हार्वेस्टिंग करते हैं और वो लगातार 3 से 4 महीने तक आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर यील्ड बढ़ानी है तो आप NAA का एप्लीकेशन जो है करें। तो जैसे मान लीजिए कि आपको मेल प्लांट आपको बीच में पड़ रहे हैं ना पॉलिनेशन के लिए, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि सारे के सारे फीमेल प्लांट हो और इनिशियल स्टेज में जब पौधा 2 से 4 पत्ती का हो तो NAA का स्प्रे कर दीजिए। तो बिना पॉलिनेशन के पार्थिनोकार्पिकली जो है फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा। मीन्स पार्थिनोकार्पी आप लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो है फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होने से होता क्या है, जैसे ही पौधा पॉलन ग्रेन किसी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है और उसे पॉलिनेट करता है, और जैसे जैसे पॉलन ट्यूब ग्रो होती है तो एक ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। यही हार्मोन जो होता है वो जो है फ्रूट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर विदाउट पॉलिनेशन हम लोग NA का जब स्प्रे कर देते हैं तो मतलब NA हम अगर बाहर से अप्लाई कर दें, ऑक्सिन हम बाहर से अप्लाई कर दें, तो बिना पॉलिनेशन के भी जो है फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यही चीज़ हम इसमें करते हैं कि पार्थिनोकार्पिकली हम जो है परवल के फ्रूट को जो है उसमें फ्रूट डेवलपमेंट करा सकते हैं थ्रू NAA का स्प्रे। क्योंकि परवल में बीज की समस्या थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से बहुत से लोग इसे कम पसंद करते हैं ना, तो इससे होगा क्या कि बीज नहीं बनेंगे और विदाउट जो है सीड आपको इसके फ्रूट आपको मिलेंगे। ईल्ड की अगर बात की जाए तो ईल्ड इसकी जो है वो 75 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर तक ईल्ड इसकी पहले साल में मिलती है, और अगले साल में आपको जस्ट लगभग जो है लगभग डबल के नियर अबाउट आपको ईल्ड मिलती है। मतलब दूसरे साल से ईल्ड जो है बढ़ती जाती है, और लगभग 3 से 4 एक बार अगर आपने प्लांटेशन कर दिया तो 3 से 4 साल तक आपको इकोनॉमिक ईल्ड मिलती है। इकोनॉमिक ईल्ड मतलब इतनी ईल्ड मिलती है कि आप उससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, है ना। और फिर 4 साल के बाद पौधा मैच्योर होने बहुत ज़्यादा ओवर एज्ड हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे ईल्ड जो है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए फिर यही एडवाइस होती है कि आप पौधा रिमूव करके नया प्लांटेशन करें। लेकिन एक बार प्लांटेशन करने के बाद आपको 3 से 4 साल आराम से फल मिलता है। पेरेनियल है तो आराम से बहुवर्षीय है, तो 3 से 4 साल तक तो अच्छी खासी ईल्ड आपको मिलेगी। और इसमें एक प्रॉब्लम पाई जाती है परवल में, वो है फ्लावर एबॉर्शन की। फ्लावर एबॉर्शन मतलब कि फूल खिलने के 101 या 2 दिन के बाद ही फूल जो है वो
एबॉर्ट हो जाता है, मतलब झड़ जाता है। वो इसलिए होता है कि अगर तुरंत पॉलन ग्रेन पॉलिनेट नहीं होगा, कि डायोशियस है पौधा, तो फीमेल फ्लावर के खिलने के बाद अगर उसे विदिन जो है विदिन 1-2 डे के अंदर अगर पॉलन ग्रेन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलते तो फ्लावर ये एबॉर्ट हो जाता है ना, बेकार हो जाता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के यहाँ जैसे परवल का एक आध पौधा है, तो एक जनरल वो समस्या कहते हैं कि हमारे जो है परवल का पौधा है पर उसमें जो है फल नहीं लग रहा है। बहुत से लोग तो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि जो पौधा है वो मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है। कभी कभी मेल प्लांट जो होता है उसमें मेल फ्लावर आते हैं, तो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि जो है मेल प्लांट है इसलिए फल नहीं आ रहा है। कभी कभी फीमेल प्लांट भी होता है, मतलब फीमेल फ्लावर वाला प्लांट भी होता है, पर फिर भी फल नहीं लगते। तो वो इसलिए नहीं लगते क्योंकि आसपास कोई मेल फ्लावर मतलब पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने वाला मेल प्लांट नहीं है, तो इसलिए भी जो है प्लांट में फल नहीं लगते और फ्लावर जो है वो एबॉर्ट हो जाता है। एबॉर्ट मतलब ड्राई होके वो सूख के गिर जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम जो पाई जाती है इसमें वो है फ्रूट येलोइंग, यानी फ्रूट का पीला पड़ जाना। आप लोग देखते होंगे कि जैसे रूम टेम्परेचर पे या घर में अगर परवल आपने खरीद के लाया, तो अगर आप उसे एक दिन के बाद नेक्स्ट डे आप एक दिन तो वो चला, लेकिन नेक्स्ट डे आप देखिए तो साइड से जो है येलो होने लगता है और वहाँ पर जो है बहुत उसकी टेंडरनेस ख़त्म हो जाती है, वो एकदम स्पंजी हो जाता है ना। तो ये सारी जो है इसकी ये प्रॉब्लम है और ये लैक ऑफ पॉलिनेशन और वाटर स्ट्रेस की वजह से ये होता है। उसी परवल को अगर आप पानी में थोड़ा रखिए, मॉइस्ट या गीले कपड़े से भिगो के रखिए, तो ये फ्रूट येलोइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाटर की जब स्ट्रेस होने लगती है, जहाँ जहाँ पे पानी ख़त्म होने लगता है वहाँ पर वो फ्रूट जो है वो पकने लगता है, तो वो येलो होने लगता है ना। तो अगर उसे आप पानी में डुबो के रखिए तो वो येलोइंग नहीं होगी। जैसे आप मान लीजिए आपको 2 दिन या 3 दिन अपने रूम में घर में रखना है, तो उसको पानी में डुबो के रखिए, लगातार नहीं डुबोइए, थोड़ी देर तक, फिर हटा दीजिए। फिर आपको लगे कि पानी का उसमें कंटेंट कम हो रहा है, तो फिर आप उसकी स्किन जो है वो सिकुड़ने लगेगी, तुरंत आप फिर पानी में डाल दीजिए, तो फ्रूट येलो नहीं होगा और आपको 2-3 दिन तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो रूम देखिए लिखा हुआ है फ्रूट कैन बी स्टोर्ड फॉर 3 to 4 days एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो है पॉइंटेड गार्ड या परवल की कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में था, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे दूसरी जो है पेरेनियल कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप, वो है ईवी गार्ड के बारे में, कुंदरू के बारे में, है ना। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।